राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया दिशाहीन। सोमवार तक के लिए सदन को किया गया स्थगित। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर वार पलटवार। विज ने कहा नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस में चल रही लड़ाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा पार्टी विधायक पूरी मजबूती से निभा रही विपक्ष की भूमिका। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची ने दिखाई बहादुरी। हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ा। बच्ची की सूझबूझ से चली लूट की वारदात। इलाहाबाद में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो 870 ग्राम गांजे सहित 2 तस्करों को दबोचा। बिहार से गांजा लाकर सिरसा और आसपास के क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे तस्कर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 7 मार्च से हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की योजनाओं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज में सभी वर्गों का उत्थान करना है और इसके लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा निकायों में पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण देने की घोषणा भी की गई है। हालांकि सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। अब 10 मार्च सोमवार को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। आज हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के प्रथम दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारत के सर्वोच्च कानून संविधान एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से नमन किया गया है वो कार्यवाही के दौरान यहां पर देखने को मिला है। उससे पहले जो है सीएम ने बाबा साहेब की मूर्ति के समक्ष जो है नमन किया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत दुग्ध उत्पादक 2024 में 51 करोड़ की राशि का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली शुरू की गई है। और आपको बता दें कि पशुपालकों के लिए 1,91,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए और 2,757 करोड़ रुपए की जो है राशि के ऋण दिए गए। और प्रदेश की गौशालाओं को चारे के लिए 151 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके साथ ही इस वित्त वर्ष में 51 शेड बनाने की मंजूरी दी गई है। सरकार रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्पर। इन बांधों में जो है पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81% पानी मिलेगा। चारे के लिए भी जो है 151 करोड़ रुपए। और चीनी मिलों की अगर बात की जाए तो चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली, साथ ही यहां पर पशुधन क्रेडिट कार्ड को भी स्वीकृति दी गई है। पशुधन क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति के साथ साथ आपको बता दें कि चारे के लिए भी 151 करोड़ रुपए मिलेंगे।
और चीनी मिलों में ऑनलाइन टोकन प्रणाली। उधर हरियाणा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। भले ही सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन विधायकों के बयान सामने आने लगे हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष समेत हरियाणा के मुद्दों को लेकर जो है बयानबाजियां तेज है। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपकी ऐसे आपकी भी सरकार बनती है और ना बने तो थोड़ी देर निराशा तो होती है, कोई बात नहीं। अब निराशा खत्म हो चुकी है, इनका हनीमून पीरियड भी खत्म हो चुका है। विधानसभा में आप उसके लिए मैं सर्टिफिकेट दूं क्या? सर्टिफिकेट दूं उसके लिए? हम लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वही पूछो, जो जिसका कुछ सार निकले, कुछ जवाब देने का मजा भी आए। राज्यपाल के भाषण में विजन की बात करें सरकार राज्यपाल का भाषण जो था वो एक दिशाहीन था। कोई भी इस भाषण के अंदर, पहले तो 28 पेज का 31 पेज का था, राज्यपाल जी ने 18 पेज ही पढ़े। उसके बाद चलो कोई बात नहीं। बड़ी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के नेता, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है। तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, लेकिन लगभग 5.5 महीने बीतने वाले हैं। अब अभी तक ये अपना नेता नहीं तय कर सके। देखिए, मुश्किल तो है। हम जैसे जितने भी नए विधायक हैं उनके लिए थोड़ा प्रोसेस करना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हाईकमान है, हमारी पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े नेतागण हैं, वो सब इस पे फैसला करें जल्दी से। और हमें भी मेरे बारे में तो क्या कुछ नहीं बोला गया, देखिए, मैं बोल रही हूँ कि हमारे तो हम एथलीट क्यों पता नहीं, मुझे पॉलिटिकल निशाने पे हैं। मैं बेशक किसी पार्टी में हूँ आज भी, लेकिन एक खिलाड़ी रहता है हमेशा। देखिए, आज गवर्नर साहब का एड्रेस था। निश्चित तौर पे सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, लोग लुभावने और अपनी जो है किए हुए काम उसका बड़े जोरदार तरीके से व्याख्यान करने का काम किया। लेकिन तमाम चीजों को पढ़ने के बाद ये देखा कि सरकार धरातल से बहुत दूर चली गई, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत दयनीय है। जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, गैंगस्टर्स फिरौतियां मांग रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा आज तक का हरियाणा का रिकॉर्ड है। इतना भ्रष्टाचार, जो इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार आज तक कभी नहीं हुआ। देखिए, दावे तो लगातार करती आती है सरकार, और आज का जो अभिभाषण था कोई पुराने अभिभाषणों से अलग नहीं था। महामहिम जी ने, राज्यपाल जी ने वही पढ़ा जो सरकार ने लिख के दिया, अपनी पीठ थपथपाई और अपने आप को शाबाशी देने का काम करा। ग्राउंड पर असल में क्या ये स्कीम्स पहुंचती है या नहीं पहुंचती, ये आने वाला समय बताएगा। जैसे कि मैंने कहा, सरकार की एक आदत होती है, सरकार हमेशा अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है, पर ग्राउंड पे वो चीजें देखने को नहीं मिलती। जहां बात करती है सरकार किसी भी स्कीम्स की, सबसे बड़ी चीज है आप लूप होल्स देखिए, ये उतनी ज्यादा कंडीशंस लगाने का काम करते हैं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नवनियुक्त राज्य पत्रित अधिकारियों से निष्पक्षता और निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कानून और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने, संवेदनशीलता के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और परिस्थितियों की परवाह किए बिना सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहने का भी आग्रह किया है। हमारे केंद्रीय पुलिस बल का देश की सुरक्षा व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है। यह बल न केवल सीमा सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। आपके द्वारा
किए गए कर्तव्यों के माध्यम से समाज में सुरक्षा का एक ऐसा वातावरण बनता है जो सभी के लिए शांति और समृद्धि का संदेश देता है। साथियों, आपने अपने लिए तो प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीता है, लेकिन समाज तथा देश के लिए अपना एवं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला व्यक्ति ही एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। उधर राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष एवं हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए डॉक्टर सतीश पुनिया पंचकुला के दौरे पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि वे हरियाणा के एक दिवसीय प्रवास पर आए हैं और इस दौरान डॉक्टर सतीश पुनिया संगठनात्मक बैठकों में शिरकत करेंगे। उधर बल्लभगढ़ में नहर के साथ बने एक नाले में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना देर रात की है जब बाइक पर सवार एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे गिर गए थे और घटना के बाद एक 6 साल की बच्ची और एक 4 साल का लड़का नाले में डूब गया। पहले बच्ची ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ा, जबकि 4 साल के लड़के का शव पुलिस ने नाले से निकाला है। आपको बता दें कि आगरा कैनल के साथ बनाए जा रहे नाले के ऊपर चल रहा निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, जिससे नाला खुला छोड़ दिया गया था और प्रशासन की लापरवाही के चलते परिवार को इस भयंकर हादसे का सामना करना पड़ा। सिंचाई के लिए जो नहर निकाली हुई है, वो उसका जो पुलिया पहले टूटी हुई थी उसको नया बनाया जा रहा है। वहां पे रोड भी क्लोज किया हुआ है और पैदल आने जाने के लिए रास्ता है, मिट्टी डाल के और पाइप लगा के थोड़ा रास्ता बनाया हुआ है, उस पर से लोग आते जाते हैं। तो ये बाइक सवार दाताराम नाम का, ये राजीव कॉलोनी का रहने वाला है। उसके गांव में कहीं शादी में गया था ये और वहां से अपने बीवी बच्चों के साथ वापिस आ रहा था। उधर कुरुक्षेत्र जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर गांव खेड़ी मारकंडा में एक पिता ने अपनी 7 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया और कई दिन बाद नीलोखेड़ी के गांव सांभी में भाखड़ा नहर में शव मिला है। और आपको बता दें कि पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया। सुबह मैं इधर घूमने के लिए आया तो कुत्ते सबको वो कर रहे थे जी, कुत्ते नोच रहे थे नहर में। हाँ, नोच रहे थे और मैंने कुत्ते को भगाया, फिर मैं घर चला गया। तो भाई आया एक डेरे से मिंदर, उसने 112 पर फोन करके उसको बुलाया। जी जी जी। तो क्या है अंदर नहर में? अंदर कुत्ते थे जी, कुत्तों ने पकड़ रखा था, मुंह नोच रहे थे। शव किसका है? शव कुछ नहीं मालूम जी, अभी कुछ नहीं पता लग सकता जब तक। शव पड़ा बच्चे का? हाँ जी, शव पड़ा। वर्दी डाली हुई है? वर्दी स्कूल की है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जोनी है जी। सूचना मिली कि एक ऐसे से एक बच्चे की डेड बॉडी सांभी नहर में मिली है। जो सूचना पर हम आए हैं, जो इस संबंध में हमने गोताखोर प्रकट से संपर्क किया, जिसने भी हमारे को बताया कि ऐसे एक बच्ची है जो कुरुक्षेत्र से गायब है। तो जो इस संबंध में हमने पुलिस अधिकारी कुरुक्षेत्र को भी सूचित कर दिया है, वो टीमें अभी आने लग रही है और एफएसएल टीम को भी मैंने सूचित कर दिया है, वो भी मौके पहुंच गई। पहचान होगी है? अभी देखो वो आएंगे और वो आके पहचान करेंगे। कहते हैं कि हौसले बुलंद हों तो कोई भी मुश्किल हालत पर जीत हासिल की जा सकती है। ऐसा ही एक साहस दिखाया है फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र की 8 साल की बच्ची कृतिका ने, जिसमें अपनी सूझबूझ से हथियारबंद बदमाशों को भगाने पर मजबूर कर दिया। और आपको बता दें कि दरअसल सोना रोड स्थित रवि भाटी हार्डवेयर दुकान पर 8 साल की कृतिका काउंटर पर बैठकर स्कूल का काम कर रही थी। तभी इसी दौरान 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर दुकान पर पहुंचे और बदमाशों में से एक ने पिस्टल जैसी दिखने वाली हथियार निकालकर बच्ची को धमकाया और काउंटर में रखे रुपए देने के लिए कहा। कृतिका ने हिम्मत नहीं हारी और बिना डरे
अपनी कुर्सी के पास जो है लगी घंटी बजा दी। जैसे ही जो है ऊपर मौजूद परिजनों ने घंटी की आवाज सुनी तो वे तुरंत जो है दुकान पर पहुंचे, जहां पर परिजनों को आता देख बदमाश तुरंत बाइक लेकर फरार हो गए। तो वहीं बच्ची के पिता रवि भाटी ने बताया कि उनकी दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है। उधर पुलिस अधीक्षक हांसी हेमेंद्र कुमार मीणा के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है जिला भर में अपराधों पर लगाम लगाते हुए बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के 2 मामले हैं और चोरी का 1 मामला, हत्या के प्रयास का 1 मामला और 1 मुकदमा परिजन एक्ट का दर्ज है। तो वहीं दूसरे आरोपी के खिलाफ 1 मामला एक्साइज एक्ट और 2 मामले आर्म्स एक्ट दर्ज है। खबर सिरसा से है, जहां पर जिले भर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के जो है काफी सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब पुलिस की नजरों से जो है नशा तस्करों को बचना नामुमकिन है। आपको बता दें कि जिला पुलिस की टीमें नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि जिला की सीआईए एलनाबाद पुलिस टीम ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए नजदीक टोल प्लाजा डिंग क्षेत्र से 2 युवकों को हजारों रुपए के 20 किलो 870 ग्राम गांजा सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। उधर विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। इन परीक्षाओं को नकल रहित और पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और सतर्क है। बता दें कि शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि परीक्षाओं के नकल रहित और सुचारू संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में 1434 परीक्षा केंद्रों पर 226 फ्लाइंग स्क्वाड सभी जिलों में तैनात किए गए हैं। कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयारियों की पुख्ता व्यवस्था की गई है और इसमें तैयारियों के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 1434 जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं और 226 हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो सभी जिलों में तैनात की गई हैं। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से हमारे हर एक जिला में जो नोडल अधिकारी, जिला स्तर के नोडल अधिकारी उड़न दस्ता वो निर्धारित किए गए हैं और वो सुनिश्चित करेंगे फ्लाइंग स्क्वाड के डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर कि वो अपने जो अधीन उनके जिला में जो फ्लाइंग स्क्वाड है, उड़न दस्ता है, वो निर्धारित रूट मैप जो रूट चार्ट हमने बनाया उस रूट चार्ट के अनुसार जो है वो कार्य अच्छे ढंग से करें और हम ये परीक्षाओं को हर हालत में नकल रहित बनाएंगे। विद्यालय के बाहर किसी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए और इस परीक्षा की शुचिता को हम बनाए रखें। उधर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं लेने के लिए हरियाणा में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से लागू परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी में छेड़छाड़ कर बीपीएल श्रेणी के लिए तय वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम दिखाई जा रही है। और एडीसी सलोनी शर्मा ने बताया कि लोगों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए पीपीपी में परिवार विभाजित करा लिया है। इससे उनकी आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित सीमा से कम हो गई और वहीं चालान के मुताबिक भी जो है पीपीपी में नाम विभाजित कराने के लिए कई मामलों में पहले परिवार के सदस्य को तलाक के फर्जी कागजात लगाकर अलग किया गया, फिर दूसरे सदस्य को भी पहले किसी अन्य परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया। हुआ था जिसमें अरेस्ट हुई थी झज्जर के कुछ ग्रिड के कर्मचारियों की, उसमें अभी 27 फरवरी की तारीख को उसमें मैटर में चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड
जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। नहीं, अब वो जांच जो है वो हमारे क्रिड से एक सिक्योरिटी एनालिस्ट तैनात हैं एंड बाकी जो साइबर सेल है झज्जर का वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इनको लीड्स मिल रही हैं और जिसका भी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। जो दो अरेस्ट की आप बात कर रहे हैं वो दो CPLOs हैं जो नूह से अरेस्ट हुई है। उधर भिवानी से तोशाम के लिए SDM डॉक्टर अशवीर सिंह ने शुक्रवार को डाडम की पहाड़ियों का निरीक्षण किया और आपको बता दें कि SDM ने डाडम पहाड़ी की खदानों का निरीक्षण कर खनन विभाग के अधिकारियों को पहाड़ी क्षेत्र में लगातार निगरानी किए जाने के निर्देश दिए हैं। और वहीं SDM ने कहा कि खनन अधिकारी पहाड़ी में जाने वाले तमाम बंद रास्तों की यथास्थिति रखना सुनिश्चित रखें। डाडम पहाड़ी का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान कोई भी अवैध खनन नहीं पाया गया। डाडम पहाड़ी का पहले भी मैं कई बार निरीक्षण कर चुका हूं पूरी टीम के साथ, जब भी किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं पाया गया। जो डाडम की पहाड़ी है वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी है। आज जो खानक पहाड़ है उसके आसपास के जितने रोड है वहाँ पर ईरवाना भी चेक किए गए और ईरवाना के दौरान जो जिसके भी चेक किए गए वो विद इन लोड पाए गए। उधर खबर नौहर से है, जहां पर राजकीय उपजिला चिकित्सालय में स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत डॉक्टर हंसराज केदारमल शर्मा ने एक बार फिर अपने चिकित्सकीय अनुभव का कमाल कर दिखाया है। आपको बता दें कि यहां कार्यरत डॉक्टर हंसराज शर्मा ने अपने चिकित्सकीय अनुभव के कारण 15 सालों बाद एक परिवार को संतान सुख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव दीपलाना के निवासी गौरी शंकर की पत्नी किसी कारणवश पेट में भ्रूण पूरा विकसित नहीं हो पा रहा था, लेकिन डॉक्टर हंसराज ने जो है नियमित रूप से जांच और दवा लेने के बाद द्वारका ने मंगलवार को एक चांद सी बेटी को जन्म दिया। आया दिखाने बढ़िया हमारे बच्चों हो 15 साल बाद में और हमारा बढ़िया सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया हंसराजी डॉक्टर। एवं पहले में जयपुर गया, बीकानेर गया, गंगानगर गया, भादरा गया, नौर गया, सारी जगह घूम लिया, कोई सफलता कौन मिली। प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, कोई सफलता कौन मिली। हंसराजी बढ़िया बच्चों लगभग 6 बार खराब हो गया आंकन, 6 बार दिखता आगे बच्चे गए और आंकन पहली बार आया, पहली बार दवाई लिया। अब आपने एक लड़की होगी हंसराजी के बदौलत। ठीक है, हंसराज जी बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया रिजल्ट है हंसराज जी को। दीपलाना निवासी महिला जिसकी उम्र 35 साल थी और वो पेशेंट मेरे पास लगभग 9 महीने पहले आए थे कि हमारे बच्चा नहीं लग रहा और लगने के बाद में बार बार जो है बच्चा खराब हो जाता है। हर बार लगभग 3-4 महीने तक की प्रेगनेंसी रहती है और उसके बाद में बच्चा खराब हो जाता है। तो मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री देखी तो उन्होंने बताया कि हमने लगभग सभी जगह पे उनको दिखा लिया था। जैसे कोई भी जगह से नहीं छोड़ी, बड़ी बड़ी सिटी जैसे जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ तक इलाज लिया, लेकिन हमारा ये सक्सेस नहीं हुआ था। तो मैंने उसका पूरा स्टडी करने के बाद में उसको देखा तो एक तो उसके बच्चेदानी में गांठ थी जिसको हम फाइब्रोइड यूट्रस बोलते हैं। उन्होंने इसका ऑपरेशन भी करवा रखा था पहले। जनरली क्या होता है कि जब बच्चेदानी में गांठ होती है, फाइब्रोइड यूट्रस होता है, तो उस कंडीशन में बार बार अबॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस महिला के जनरली ये समस्या थी। मैंने उसको अच्छी तरह से देख करके उसका इलाज चालू किया, उसकी प्रेगनेंसी भी संभव हो गई। उधर पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण अब तेज हवाओं के कारण मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि विशेषज्ञों की माने तो मौसम में बदलाव का असर गेहूं के फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन तेज हवाओं से फसल को नुकसान भी पहुंच रहा है। फसल में नमी के कारण गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ साथ पैदावार भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में कृषि अधिकारी किसानों को विशेष हिदायत दे रहे हैं।
ये देखो जो बारिश हुई है अभी, उस बारिश का जो फसल गेहूं की फसल में खासकर जिन किसानों ने पानी नहीं दिया था उनके लिए फायदेमंद है। और अभी जैसे बारिश के बाद टेम्परेचर भी कम हुआ है तो गेहूं की यील्ड पे काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ये तेज हवा चल रही है और जिन किसानों ने पहले पानी दिया था और उसके बाद बारिश आ गई तो उसमें पानी ज्यादा होने के कारण, नमी ज्यादा होने के कारण वो फसल गिरने के चांसेस हैं। यदि गेहूं की फसल गिरती है तो उसमें यील्ड में प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।